नाज़रीन, मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त जो बहस चल रही है वो है सेनेट इंतखाबात से मुतालिक, और वो ओपन बैलेट के जरिए कराए जाएं या सीक्रेट बैलेट के जरिए। हुकूमत बज़िद है कि ओपन बैलेट के जरिए ही ये इंतखाबात होने चाहिए, जबकि अपोजिशन इस मामले में यकसर मुख्तलिफ राय रखती है। कौमी असम्बली इजलास के अंदर भी हुकूमत की जानिब से यह कोशिश की गई कि सीक्रेट बैलेट की जो वोटिंग है उसको ओपन बैलेट के जरिए आईनी तरमीम करके मुमकिन बनाया जा सके, लेकिन जो हमने असेंबली के अंदर हाल देखा, असेंबली के अंदर जो धींगा मुश्ती हमने देखी, जो खेचम तानी देखी, वो भी सबके सामने है। कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया और तमाम लोगों ने देखा कि मुल्क और कौम का कीमती पैसा जो एक इजलास के ऊपर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो किस तरह से धींगा मुश्ती और एक दूसरे के साथ शोर शराबे में गुजार दिया गया। लेकिन हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर किसी भी आईनी तरमीम में कामयाब नहीं हो सकी। हुकूमत ये कहती है कि कोई नई बात नहीं है। मीसाक जमहूरियत में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात कराने की राय रखते थे, लेकिन आज ये नहीं चाहते हैं। हुकूमत कहती है शफाफियत होगी, जबकि अपोजिशन का यह इल्जाम है कि हुकूमत अपने मर्जी के लोग लाकर और वो लोग जो कि पार्टी से बाहर के लोगों को लाकर सेनेट का इंतखाब लड़ाना चाहती है और उन्हें हर मुमकिन कामयाब भी बनाना चाहती है। दूसरी तरफ अगर हम अपोजिशन की बात करें, पीडीएम की बात करें, तो पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च अब महंगाई मार्च में तब्दील हो चुका है। मार्च के महीने में मार्च का इंदिया दिया गया है और यह कहा गया है कि यह महंगाई के खिलाफ होगा। यूं तो महंगाई के हवाले से इदारा शुमारियात की जो ताजा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हुआ, जिसमें 7.82% महंगाई की शरह बढ़ चुकी है। आम आदमी के लिए सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से हो, सीक्रेट बैलेट से हो, पीडीएम का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब हो या फिर लॉन्ग मार्च महंगाई मार्च में तब्दील हो जाए, आवाम सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ती दालें, सस्ती अशिया जरूरिया, सस्ता पेट्रोल, सस्ता इलाज और सस्ती तालीम की ख्वाह है। और आवाम की उम्मीदें यह हैं कि मौजूदा हुकूमत आवामी मसाइल की जानिब भी तवज्जो देगी। ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर तवज्जो देने की अवामी मामलात की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस वक्त मामलात चल रहे हैं ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट। वफाकी काबीना से मंजूरी ली जा चुकी है, सदारती ऑर्डिनेंस की तैयारी की जा रही है कि अगर दस्तूर में तरमीम ना हो सकी, असेंबली के जरिए आइन में तब्दील ना हो सकी, तो फिर सेनेट इंतखाबात हुकूमत तो यह तय कर चुकी है कि यह ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए और सदारती ऑर्डिनेंस भी इस मामले में तैयारी की जानिब गामजन है। ये वो मामलात हैं, आगे चल के देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो आईनी इंटरप्रिटेशन या कानूनी जो इंटरप्रिटेशन लेने के लिए जो हुकूमत ने कंसल्ट किया है, जो राय तलब की है या उससे जो रास्ता या फिर उससे कंसल्टेशन की जो रास्ता मांगा गया है या उससे पूछा गया है कि क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर फैसला होगा कि आने वाले दिनों में आया कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होते हैं या फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए ही ये सेनेट इंतखाबात होंगे। शेड्यूल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। आज अपने इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मौजूआत के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ होंगे, इसी के साथ साथ सीनियर सहाफी तजियाकार मुर्तजा सोलंकी और पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अपने मेहमानों की तरफ गुफ्तगू के सिलसिले को लेकर चलेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तजियाकार जनरल एजाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सीनियर सहाफी तजियाकार मुर्तजा सोलंकी साहब और सरबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं जरा कि वफाकी काबीना से जो सेनेट ओपन बैलेट के जरिए कराने की मंजूरी ली गई है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अब लाया जाएगा, आप समझते हैं सर कि ये इतना नागुज़ीर है कि अगर पार्लियामान से मंजूरी नहीं हो सकी, आईनी तरमीम नहीं हो सकी, तो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अब इसको कराने की कोशिश की जा रही है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, दोनों तरीके आईने हैं। पहली बात यह, अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो जाता तो बहुत अच्छा था, रास्त इक़दाम था और पार्लियामेंट पूरी को इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था कि एक शफाफियत की तलब है ना। मकसद तो है कि इंतखाबात को शफाफ बनाना ताकि कल किसी पे कोई उंगली न उठाई जा सके। हम 1970 से देख रहे हैं कि इंतखाबात के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और हर बार यही होता है कि धांधली हो गई है,
प्री पोल रिगिंग हो गई है, मैनेजमेंट हो गई है, इंजीनियरिंग हो गई है, ये सब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आज बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में कहा जी कि मेरी वालदा ने एहतजाज के तहत असेंबली में बैठी थी, फिर हमने आरोज के इलेक्शन में भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ गए, लेकिन हर इंतखाब में धांधली होती है। अब सेनेट के जो इंतखाबात हैं इनमें 3 चीज़ें, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे का चलना, बिकना और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो सिनोनिमस बन गए हैं सेनेट के इलेक्शन के साथ। तो सर, तो जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इससे क्या पैसे का चलना रुक जाएगा? जो पैसा जिस तरह से चल रहा था इस ओपन बैलेट के जरिए, क्या ये बिल्कुल थम जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखिए, ज़मीर फरोशों के ज़मीर का कोई इलाज नहीं होता। अगर कोई ज़मीर फरोशी करना चाहता है तो वो किसी न किसी तरीके से कर लेगा, लेकिन कम अज़ कम वोट देते हुए सबको पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया है। फिर उस वक्त ज़मीर फरोशी के इम्कानात कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, जब बड़ी 2 सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये फैसला उसूली कर लिया था कि इनको शफाफ बनाया जाएगा और ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात कराना चाहिए, क्योंकि दोनों रियलाइज करते थे कि इसमें पैसा भी चलता है, रिगिंग भी होती है, मैनेजमेंट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने इसको पोलिटिसाइज कर दिया सारे इशू को। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो भी एक आईनी तरीका है, गैर कानूनी नहीं है, गैर आईनी नहीं है। तो अगर उसके जरिए भी हो रहे हैं तो मेरा और आपका शायद इंटरेस्ट ये होना चाहिए और पूरी कौम का कि इंतखाबात शफाफ हों, भले कोई पार्टी जीते। राइट। मुर्तजा सोलंकी साहब, एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 जमातों का, PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो उसको बड़ा अपने उसके ऊपर रेफर भी करते हैं, बड़ा उसको रेफरेंस भी देते हैं उसका। जब ये 2 जमातें राजी थी कि ये ओपन बैलेट से होगा, तो आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज को ओपन बैलेट से कराना चाहती है तो फिर एतराज क्यों? और पार्लियामान के जरिए अगर ये हो जाता तो ज्यादा बेहतर ना होता? फिर ये इल्जाम लगाया जाएगा कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए। तो आप समझते हैं कि इससे शफाफियत तो आएगी, ट्रांसपेरेंसी तो आएगी, पैसे का चलना रुक जाएगा? मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए कि ये जो कोशिश है वो क्यों हो रही है। इस कोशिश का मकसद शफाफियत नहीं है। इस कोशिश का मकसद मीसाके जमहूरियत पर अमल दरामद कराना नहीं है। PTI और उसके लीडर्स ये पूरा अरसा मीसाके जमहूरियत के खिलाफ बात करते रहे कि ये मुकमुका का डॉक्यूमेंट है, और अचानक अब उसमें एक शिक इनको पसंद आ गई है। तो अगर मीसाके जमहूरियत पर अमल दरामद कराना है तो उसमें उसका जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने तस्करा किया था, हम उसकी इंप्लीमेंटेशन की तो बात बाद में, लेकिन कह रहे हैं कि इन्होंने उसका तस्करा किया था, हमने कोई नई बात नहीं की है। उनको अचानक ये पसंद आ गई है। अगर शफाफियत में PTI की दिलचस्पी होती तो वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ था चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो उसमें भी जो है वो कहते कि जी ये ओपन होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं जिसके अंदर एक लिखा हुआ आइन है, जिसके अंदर आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और वजीर आजम हैं, उसके अलावा बाकी तमाम जो आइनी इंतखाबात हैं वो खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। तो सोलंकी साहब, आइनी तरमीम तो मुमकिन है ना पार्लियामान के जरिए, यानी अगर पार्लियामान जिम्मेदारी का मुजाहरा करती तो ये काम हो सकता था। आईनी तरमीम का एक तरीकाकार है। इनको पता है कि इनके पास आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं है, उसके लिए उनको चाहिए था कि वो अपोजिशन के साथ कोई डायलॉग करते, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी। सर, अपोजिशन बात ही नहीं करना चाहती। तो वो इस माहौल को किसने खराब किया है? इस माहौल को हुकूमत ने खराब किया है। सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस कौन लाए हैं? और ये बात आप जरा देख लें और किसी कानूनी माहिर से भी बात कर लें। ऑर्डिनेंस जो है वो एक सादा कानून है जो लाया जाता है उस वक्त जब असेंबली सेशन में ना हो। ऑर्डिनेंस के जरिए आइन के अंदर तरमीम नहीं की जा सकती, ये बच्चे बच्चे को भी पता है। आईनी तरीकाकार आप नहीं मानते हैं ऑर्डिनेंस को? ऑर्डिनेंस एक सादा कानून साजी है। आप अहमद बिलाल महबूब साहब से पूछ लीजिए, वो हमारे साथ मौजूद है, या किसी कानूनी माहिर से पूछ लीजिए। ऑर्डिनेंस सिर्फ एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हो सकता है, उसका मुतबादिल है, वो भी उस वक्त जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। चले पूछ लेते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब से, आपकी इसी बात का पूछ रहे। सर, आपने दोनों गुफ्तगू सुनी, पॉइंट ऑफ व्यू सुना, जनरल साहब का भी और मुर्तज़ा सोलंकी साहब का भी। आप समझते हैं कि यहाँ पे वाकई पार्लियामेंट ने अपनी उस
जो रवैया या जो उसका किरदार था वो अदा नहीं किया, और ये जो सोलंकी साहब बात कर रहे हैं ये जस्ट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वो उससे मुमकिन नहीं है। ये जी देखिए, ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मामला है, ये तो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट फाइनली क्या राय देती है उस रेफरेंस पे जो हुकूमत ने दाखिल किया हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि जो रेफरेंस आपने दाखिल किया है उसके मुताबिक ये सेनेट के इंतखाबात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि अंडर द इलेक्शंस एक्ट है, तो फिर इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की जरूरत होगी, फिर कानून, फिर दस्तूरी तरमीम की जरूरत। यानी आप कह रहे हैं कि मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर हो सकता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं रेफर हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि ये दस्तूरी तरमीम इसमें चाहिए या इसमें आम कानून में तरमीम करके ये तब्दील किया जा सकता। लेकिन तो सर क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट का है? यानी अगर ये सुप्रीम कोर्ट गया है तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी? अब नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने सिर्फ ये कानून की इंटरप्रिटेशन यानी एक दस्तूर के एक आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन पूछी है कि इसका क्या मतलब है। मैं समझता हूं कि वो जायज है पूछना और सुप्रीम कोर्ट ही को हक हासिल है कि वो इंटरप्रिटेशन करें। लेकिन जो बज़ाहिर जो इंटरप्रिटेशन आज तक पिछले 47 ईयर्स से जिस पे अमल होता रहा है वो तो यही होता रहा है कि सेनेट के इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो सीक्रेट बैलेट के तहत ही होते रहे हैं। इसलिए अगर उस पर तरमीम करनी है तो उसके लिए दस्तूर के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, जो हुकूमत ने कोशिश की और कामयाब नहीं हुई। तो अब वो फिर वापस उसी रास्ते पे आ गए हैं कि हम ये मशरूत इंतजार करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फौरन फिर ऑर्डिनेंस के जरिए इसका इनकी एनफोर्समेंट हो जाएगी और वो ओपन इलेक्शन होंगे। लेकिन देखिए ये कानून का तकाजा तो शायद ये पूरा हो जाएगा, लेटर ऑफ द लॉ, लेकिन जो स्पिरिट है कानून की वो ये है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ उस वक्त जारी किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो, जब कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुलाना मुमकिन ना हो, और उसके बाद फिर आप ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। इस वक्त ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। आप एक ऑर्डिनेंस की प्रोविजन जो आपको हासिल है उसको आप अब्यूज कर रहे हैं और उसके जरिए से आप कर, और इतनी बड़ी तब्दीली जो आप करने जा रहे हैं 47 इयर्स का जो सीक्रेट बैलेट का सिस्टम है उसको आप चेंज करके ओपन वोट का करने जा रहे हैं। इस बहस में मैं नहीं पढ़ता कि सही है गलत है अच्छा है बुरा है, मेरी अपनी राय है, लेकिन हुकूमत को हक हासिल है कि वो भी अपनी राय रखे और उसके मुताबिक कानून साजी की कोशिश करे। लेकिन इतनी अच्छा एक चीज मुझे बता दें अहमद बिलाल महमूद साहब, एक चीज बता दें, मैं फिर जनरल साहब की तरफ आऊंगा कि इस वक्त आप समझते हैं कि कोई इमरजेंसी सूरत हाल है, और अगर नहीं है तो फिर वो क्या इमरजेंसी है कि ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा रहा है? देखिए ये सारी खराबी इसीलिए हुई है कि हुकूमत बड़ी उजलत में यानी बड़ी जल्दी में ये सब काम करना चाह रही है। वरना अगर हुकूमत ये काम करना चाह रही थी और बिलीव करती थी कि हमें ये शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन करवाने हैं तो 6 महीने पहले भी ये प्रोसेस शुरू हो सकता था। और इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कोई सीरियस बात हो सकती थी। इस वक्त तो सिर्फ ये लगता है कि उनका कोई अपना इसमें इंटरेस्ट है, यानी कोई असूली बात नहीं है। इस वक्त सूरत यह है कि शायद कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग शायद इनको वोट न दे सेनेट के इलेक्शन के लिए और मुखालिफ लोगों को वोट दें, तो इसलिए वो ये करना चाहते हैं। राइट, मैं जनरल साहब की तरफ आ जाऊं सर, अगर मुझे इजाजत अगर आप दें तो मैं इसी चीज के ऊपर। जनरल साहब आपने बात सुनी है अहमद बिलाल महबूब साहब की भी कि सर लॉ का तो शायद फुलफिलमेंट हो जाए लेकिन जो स्पिरिट है वो फुलफिल जो है वो शायद ना हो। सर आप समझते हैं कि इतनी इमरजेंसी है कि इस उजलत में ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाए? आपने सोलंकी साहब की बात सुन ली, अहमद बिलाल महबूब साहब की बात सुन ली, योर टेक ऑन इट सर। देखिए बात उजलत की नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक तकाजा तो पूरा हो जाएगा, क्या शफाफियत इलेक्शन में सीख करना जुर्म है? क्या शफाफियत हमारे इस इलेक्टोरल प्रोसेस में एक डिजायरेबल चीज नहीं है? अगर शफाफियत एक डिजायरेबल एक्ट है और ज़रूरत है कि इंतखाबात का वकार भी कायम रहे, इंस्टीट्यूशंस का वकार भी कायम रहे, उसके नतीजे में सेनेटर बनने वाले लोगों की इज्जत और तौकीर भी कायम रहे और ये रोज रोज की बातें न सुननी पड़े
कि धांधली हो गई है या खरीदे गए हैं या हॉर्स ट्रेडिंग हो गई तो है। सर ये 6 माह पहले फिर क्यों नहीं कर लिया गया? यानी अगर शफाफियत ही बात यह है देखिए, अभी जो जनरल इंतखाबात हैं 2.5 साल बाद होने हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी तैयारी अभी 2.5 साल बाद 2.5 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए। यकीनन जितना जल्दी करें अच्छा है, लेकिन अभी चूंकि इंतखाबात आ चुके हैं, वक्त आ चुका है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि पिछले मार्च से जब हुकूमत गिराने के लिए फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे, उस वक्त से मेरी नज़र में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, और वो असेंबली में बैठकर सिवाय चीफ ऑफ स्टाफ की एक्सटेंशन के उन्होंने किसी बात पर ताउन नहीं किया, और वो हुकूमत के साथ बैठकर कानून साजी नहीं करने देते, और उसकी वजह भी हम सबको मालूम है। तो जल साहब आप ये समझते हैं कि ये होने के बाद जो पैसा जो चलता है, जब असेंबली नॉन कोऑपरेटिव हो जाए, अच्छा नहीं मेरा जब असेंबली नॉन कोऑपरेटिव हो जाए तो इमरजेंसी समझी जानी चाहिए। मैं अच्छा राइट, आप कह रहे कि इमरजेंसी समझी जानी चाहिए जब असेंबली नॉन कोऑपरेटिव हो जाए। सोलंकी साहब, जनरल साहब ये समझते हैं कि असेंबली जब नॉन कोऑपरेटिव हो जाए, आप नहीं समझते हैं कि इतना पैसा इस सेशंस के ऊपर खर्च होता है? अगर अपोजिशन बैठी है और गवर्नमेंट उससे बात करना चाहती है, गवर्नमेंट ने इनविटेशन भी दिया है और उस पर फिर यह शिकायत की है गवर्नमेंट हमसे बात नहीं कर रही है, तो नॉन कोऑपरेटिव अगर हो तब तो इमरजेंसी की सूरत हाल है। देखिए मैं बताऊं कि इमरजेंसी क्या है। इमरजेंसी यह है कि इमरान खान अपने कुछ गैर मुंतखब एडवाइजर्स को, जिनमें कुछ गैर मुल्की या दोहरी शहरियत रखने वाले लोग हैं, उनको लाना चाहते हैं सेनेट में, और उनको अपनी पार्टी पर एतबार नहीं है, क्योंकि जो मुंतखब अराकीन हैं सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के, जिन्होंने मुंतखब करना है, उनके बारे में उनको एतबार नहीं है कि खुफिया रायदही में वो किसको वोट डालेंगे। नहीं, क्यों एतबार नहीं है? क्यों एतबार नहीं है? इसलिए कि वो उन लोगों को पसंद नहीं करते जिनको इमरान खान लाना चाहते हैं, जिनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता। किसको लाना चाहते हैं सोलंकी साहब, बता देना चले जरा खुल के, नहीं खुल के बताए ना सर। सबको पता है जुल्फी बुखारी को लाना चाहते हैं, सबको पता है हफीज शेख को लाना चाहते हैं, सबको पता है वो रजाक दाऊद को लाना चाहते हैं, सबको पता है। इस तरह के लोग हैं जिनको वो लाना चाहते हैं, जिसके बारे में खुद उनकी अपनी जमात के जो अराकीन हैं वो बहुत ज्यादा पुरजोश नहीं है। पॉलिटिक्स इसी का नाम है। नहीं, पैसा रुक जाएगा ये चले, ये बता दे, ये तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इस अमेंडमेंट से सोलंकी साहब पैसा रुक जाएगा, शफाफियत हो जाएगी। देखें, पैसा आपकी सियासत से नहीं जा रहा। अगर इसमें किसी की दिलचस्पी होती तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के नाम पर जो करोड़पति लोगों को करोड़हा अवाम मुंतखब करते हैं, उसको खत्म करने के लिए कोई इस्लाहात लाते। खुद सेनेट के अंदर बहुत बड़ी इस्लाहात की जरूरत है। सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, अब आप पंजाब के लोग सिंध से मुंतखब कराते हैं, सिंध के लोग जो है वो पंजाब से मुंतखब कराते हैं, आप कहाँ के लोग कहाँ से मुंतखब कराते हैं। पहले भी हुआ था, अब भी होगा, तमाम जमातें इस तरह से करेंगी। अगर इस्लाहात करनी है, शायद अब उसका वक्त आ गया है कि ये जो इनडायरेक्ट तरीके से मुंतखब होते हैं, उसके बजाय सेनेट के लोग जो हैं वो भी उसी तरह से बराह रास्त मुंतखब हों जैसा कि अमेरिका के अंदर होते हैं। ठीक है, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सर सोलंकी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एटलीस्ट कम से कम अगर कहीं ना कहीं से तरमीम हो रही है, कोई चेंज आ रही है। हम हमेशा आम इंतखाबात में भी जो है वो 5 साल तक इलेक्शन तरमीम की बात करते हैं और उसके बाद जो है वो इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाते हैं। अगर तब्दीली आ रही है, चेंजेस हो रही हैं, तो पार्लियामान को अपना किरदार आप नहीं समझते कि उस तरह से अदा करना चाहिए? जो अपोजिशन पार्टीज भी बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कितनी इफेक्टिव रही है अपोजिशन की तरफ से पार्लियामानी सेशंस, और कितना खर्चा आता है आवाम का जो ये इस तरह का बाइकआउट हो जाता है या वो प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल नहीं रह पाता है असेंबली सेशन? देखिए, ये मैं बताता हूं, लेकिन क्विकली मैं एक जिक्र कर दूं कि गुफ्तगू हुई है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और क्या ये बुरी बात है? नहीं, ये बुरी बात नहीं है। शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी इन जनरल बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर शफाफियत डिज़ायरेबल नहीं होती। मसला आप देखें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो वोट सीक्रेट बैलेट से होता है। स्पीकर का इलेक्शन होता है असम्बलियों के, तो वो सीक्रेट बैलेट से होता है, वहाँ शफाफियत नहीं होती। और चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन जब होता है तो वो सीक्रेट बैलेट से होता है। तो इसी तरह से सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो भी सीक्रेट बैलेट ही हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने एक मसलहत के तहत ये रखा। और अब ये देखिए हमारी, लेकिन उसका क्या मकसद रहा सर? यानी उसमें जो पैसा जितना चलता है उसकी तो रोकथाम जरूरी है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं फरीद साहब, मैं बसत एहतराम, ये एक चीज मशहूर जो हो जाती है फिर वो चल निकलती है, गलत आम हो जाती है। मैं जाती तौर पे ये बात नहीं मानता कि ये पैसों का चलन बहुत आम होता है। एक आध 2-3 केसेस में ऐसे हो जाता होगा, लेकिन बिलमूम लोग अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं। और हमारा दस्तूर इजाजत देता है हमारे लेजिस्लेटर्स को कि वो सेनेट के इलेक्शन में अपनी वर्जी से वोट दें और पार्टी के लाइन के मुताबिक वोट बेशक ना दें। हमने एक बैलेंस हासिल किया अपने दस्तूर में कि 4 चीजों के अलावा बाकी हर चीज में लेजिस्लेटर्स को ये फ्रीडम है कि वो जिस तरह वोट चाहे करें। आप अदम एतमाद की तहरीक में, एतमाद की वोट में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, दस्तूर की तरमीम में, बजट के पास करने में, इन चीजों में आप पार्टी लाइन पे अमल करने के पाबंद है। इसके अलावा आप जो वोट देंगे वो अपनी मर्जी से देंगे। तो अपनी मर्जी से वोट देना, अब असल में मसला क्या है? मसला सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि ये कोई करप्शन हो रही हो। मसला ये है कि पार्टियों के ऊपर हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है ना, टॉप लीडरशिप, खा वो पीटीआई हो, खा वो पीएमएलएन हो, खा वो पीपीपी हो, इन सब में जो टॉप लीडरशिप है वो पार्टी के ऊपर अपनी मजबूत गिरफ्त रखना चाहती है और तो डिक्टेट करना चाहती है। वो ये चाहती ही नहीं है कि ये मेंबर जो है वो वोट दे सकें। यानी आप ये समझते हैं कि शफाफियत से ज्यादा पार्टी लीडरशिप अपने पार्टी मेंबरान पर इसको गिरफ्त रखना चाहते हैं रादर देन ट्रांसपेरेंसी। मैं इसी चीज के ऊपर आऊंगा सर, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जनरल साहब आपसे इसी चीज के ऊपर जो है गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने अहमद बिलाल महबूब साहब की बात सुनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरीक़ेकार से जो अहमद साहब बता रहे हैं कि पार्टी जो लीडर है वो अपनी पार्टी के मेंबरान पर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, रादर देन डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो सर इससे जमहूरियत मजबूत होगी या कमजोर होगी? देखिए, जमहूरियत अगर तो नाम है खानदानी पार्टियों का तो वो मजबूत होगी, और हमारे मुल्क में ऐसा ही है। हमारे मुल्क में पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। आपको पता है कि लोग कैसे चेयरमैन बन जाते हैं, कैसे पार्टियों के सदूर बन जाते हैं, कैसे नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, जिस तरीके से बाहर से बैठ के नॉमिनेशन हुई, जिस तरीके तो सर ये तो फिर जो काम है उनका किरदार मजीद इसमें कमजोर हो जाता है सर। नहीं, मैं आपको अभी बताता हूं ना कि होता कैसे। अब एक जब पार्टी लीडर वो चाहता है कि किसी एक बहुत बड़े दौलतमंद शख्स को जो उसके इलेक्शन के अखराजात भी उठाए, उसके अखराजात पर्सनल भी उठाए, उसको अंडर द टेबल पैसा भी बहुत सारा दे दे, चाहे पार्टी फंड के नाम पे दे, चाहे जाती गिफ्ट कर दे, और वो सेनेटर बनना चाहता है तो वो उस आदमी को नॉमिनेट कर देगा, इस बात के बगैर कि उसकी पार्टी के अंदर आज दिन तक कंट्रीब्यूशन क्या रही है। तो सर कोई ईमानदार मेंबर तो फिर अपनी आवाज तो बुलंद ही नहीं कर सकेगा ना, अपना राय, अपना हक तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। अगर यही तो बात है कि इस तरीके से होता रहा है और वो करना चाहते हैं, लेकिन अगर शफाफियत होगी और वो सामने खड़े होंगे, क्योंकि एक बात अभी कानूनी तौर पर मेरे ख्याल में बैरिस्टर जो है पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन वो बड़ी वजाहत कर चुके हैं कि इस पर पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट देने से फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लागू नहीं होती और पार्टी के कवानीन की या आईनी खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो पार्टियां हैं, ये नेक्स्ट टाइप कैंडिडेट को टिकट चाहिए होता है, हर कैंडिडेट आज़ाद नहीं जीत सकता। तो अगर वो पीपल्स पार्टी या नून या तहरीक के प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता है अगले इंतखाबात में, तो वो पार्टी से इख्तलाफ बज़ाहिर नहीं करेगा, चाहे उससे उसूली इख्तलाफ हो। ये सोलंकी साहब जिस बात की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं, हर पार्टी के अंदर ऐसे इख्तलाफात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी में भी, नून में भी, नून के अंदर भी डिवीजन है, पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि ये उनका हक था कि वो सेनेट पे बैठे, न कि जुल्फी बुखारी या XYZ का। तो सर ये समझना सर ये वैसे समझना क्या गलत है? यानी अगर पार्टी की जो ट्रू लीडरशिप के साथ जो उसके जो बिल्कुल साथ चलने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ये हमारा राइट है, लेकिन अगर बाहर से कोई ला के और मुसल्लत कर दिया जाए तो उनको शिकायत तो होगी ना सर?
देखिए हमारे एक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारे मुल्क के अंदर क्या कोई क्वालिफिकेशन है पॉलिटिकल वर्कर की सिवाय इसके कि वो वोट ले सकता है या नहीं, वो किसी बड़ी बिरादरी या धड़े का आदमी है या नहीं, या अपने इलाके से किस तरीके से वो वोट ले सकता है। इसके अलावा न कोई मॉरल स्टैंडिंग है, न कोई इलेक्टोरल क्वालिफिकेशन है, न कोई और है। तो ये जब चीजें नहीं हैं और हर कमाश का आदमी इलेक्ट हो सकता है, जो वोट ले ले वो कामयाब है। और कितने जमीर फरोश लोग जो बार बार पॉइंट आउट हो चुके हैं, उन्होंने इंतखाबात तो सर पे ट्रांसपेरेंसी तो वह एक तरफ रह जाती है, फिर तो ये वाला एलिमेंट आ जाता है कि यहाँ पे कि जिसको आप चाहते हैं आप उसको जबरदस्ती आप कहें कि इसको आपने वोट देना है। अब आप बात उस तरफ आए हैं ना कि पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को शफाफ बनाने की जरूरत है और मुकम्मल जो इलेक्टोरल लॉज हैं और इलेक्शन का प्रोसेस है उसका ओवरऑल होके इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन ये तब होंगी जब पूरी पार्लियामेंट बैठ के ताउन करेगी। पार्लियामेंट बैठ के ताउन नहीं करना चाहती क्योंकि वो इसका क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को हरगिज नहीं देंगे। वो चाहेंगे जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमने ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हैं। और यही मुर्गी और अंडे की दौड़ है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, और ये इस तरीके से हमेशा होता रहता है। एक मुख्तसर बात कर दूं, जब ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो CNIC नहीं आया था और दूसरे जो पुराना हैंड रिटन कार्ड होता था उसके जरिए वोट होती थी, तो लोगों ने अपने ये जो कैंडिडेट हैं इनके घरों में ट्रंक्स भरे हुए होते थे शनाख्ती कार्ड के, वो अपने पास रखते थे और वोट वाले दिन वोटर को दे के भेज देते थे क्योंकि उस पर अंगूठा होता था। अंगूठे की शनाख्त का कोई सिस्टम नहीं था। औरतें बुर्का पहन के जाती थी और बगैर फोटो के कार्ड दिखा के वोट डाल के आ जाती थी और इसको वो तब्दील नहीं करना चाहते थे। राइट सर, मैं जरा तो ये शफाफियत की तरफ जाना जरूरी है। राइट सलंगी साहब, पहली चीज तो इस पे कमेंट कर दीजिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म बात बहुत होती है लेकिन हम करते नहीं है। दूसरी बात सर, अगर ये हो जाता है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हो जाता है तो देन इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या देखते हैं आप? देखिए ये मुमकिन नहीं है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आप आइन में तरमीम कर सकें, ये मुमकिन नहीं है और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी हरगिज इजाजत नहीं देगा। लेकिन ये जो बात हो रही है ना कि जी पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ ताउन नहीं कर रही, यानी आप कह रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकता है सर? हर ऑर्डिनेंस, कानून, रिवायत, हुक्म चैलेंज हो सकता है अगर वो आइन के किसी आर्टिकल के खिलाफ है। तो ये बात जो है वो और ये खुद इनकी जो एक तरह से मायूसी और जो इनके अंदर जो एक बेचैनी है उसका इजहार होता है और ये एक लैक ऑफ लीडरशिप की मिसाल भी है कि इनको समझ नहीं आ रही, ये टेल स्पिन में है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। कभी ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी ये आईनी तरमीम लेकर आते हैं, कभी ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल जो है इनको समझ ही नहीं है कि ये करना। लेकिन सलंगी साहब एक सवाल और मैं आगे चलूंगा कि क्या माजी में सेनेट इंतखाबात में चाहे वो PMLN हो चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, क्या उनकी लीडरशिप की मर्जी के बगैर क्या कोई शख्स उसको सेनेट का टिकट मिला? नहीं, ये तो हर पार्टी के अंदर ही होता है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई गैर जमाती निजाम तो है नहीं। लेकिन कोई आजाद इस तरह से आ जाएंगे तो अहमद बिलाल साहब आपको बताएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा था आपको कि ये इल्जाम गलत है अपोजिशन पे कि वो अनकोऑपरेटिव है। राइट। आप शुरू से आप देखें ना, ये अपोजिशन थी जिन्होंने ऑफर की कि जी हम मीसा के मईशत करते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं आप तो हमसे इनारो लेना चाहते हैं। कश्मीर के मामले पर वजीर आजम खुद नहीं आए। गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर वो जो बराबर के कमरे में जाकर बैठ गए। हर मौके पर प्राइम मिनिस्टर गायब है, हुकूमत गायब है। वजीर आजम ने कहा कि वो हर हफ्ते जो है वो क्वेश्चन आवर लेंगे। मुझे बताएं कि उनकी अपनी अटेंडेंस क्या है। मैं इसी बात के ऊपर जरा ले लेता हूं अहमद बिलाल महबूब साहब, बड़ा पैसा लगता है इसके ऊपर, कौम का जो टैक्स का पैसा है पार्लियामान के एक सेशन के ऊपर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि मौजूदा हुकूमत और जो करंट जो सेशंस चल रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन उसकी जिम्मेदार है या गवर्नमेंट की तरफ से भी लैक कर रही है मामला? देखिए वाकई इस बात बिल्कुल सही है कि बहुत पैसे खर्च होते हैं पार्लियामेंट के इजलास पे। मसलन कौमी असम्बली की साल में 130 दिन इजलास होना लाजम होता है
तो अगर वो 130 दिन के हिसाब से अगर हम साल के खर्चे को डिवाइड करें तो कोई एक दिन का 2.5 करोड़ रुपया बनता है। और अगर आप उसको कैलेंडर डेज पे ले जाएं 365 दिनों में तो 80-85 लाख रुपया एक दिन का खर्च बनता है कौमी असम्बली, सिर्फ कौमी असम्बली, सेनेट इसके अलावा है। राइट। तो खर्च बहुत है इस पे। लेकिन देखिए ये जो बहस होती है और बाज़-औक़ात बहुत पैशनेट बहस होती है, जज्बाती बहस होती है। मैं परसों वाली बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत ही अफसोसनाक था। गालियां दी गई, तशद्दुद हुआ, जिस्मानी तौर पर एक दूसरे के तकरीबन वो शुरू हो गए, वो एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालने, वो तो गलत बात है। लेकिन अगर खड़े होके कोई आदमी अपनी दलीलें पेश करता है, अपने जज्बात से फिर बाइकाट भी करता है, कहीं को उसके खिलाफ जिक्र करता है, कोई करारदाद लेके आता है, तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो सियासी एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो वो तो असेंबली, और अगर ये काम नहीं हो रहा तो इसमें दोनों फरीक जिम्मेदार हैं, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी। लेकिन सर अगर हुकूमत बुलाए, यानी मैं वाइस वर्सा की बात कर रहा हूं कि हुकूमत बुलाए, ऑपोजिशन ना आए, ऑपोजिशन कहे कि हमें बुलाया नहीं जा रहा, तो कैसे सच माना जाए कि कौन सीरियस है और कौन नहीं है? देखिए, हुकूमत जो है उसका हमेशा जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें कसूर हुकूमत का निस्बतन ज्यादा इसलिए है कि वह हुकूमत होने की हैसियत से वो कुछ कर सकती है जो अपोजिशन नहीं कर सकता। उसकी बड़ी मिसाल है आपके सामने 18वीं तरमीम जो थी, आप उसे पसंद करें ना करें, वो एक बहुत बड़ा कारनामा इसलिए है कि पीपल्स पार्टी के पास कहाँ वोट थे, लेकिन उन्होंने अफहाम और तफहीम से काम लिया, लोगों को बिठाया, उनकी मिन्नत की, कमेटी बनाई, सबको साथ लेके चले और मुत्तफिका सी करा, वो पास हो गई। तो ये आपको साथ लेके चलना पड़ता है, इसमें चोर वगैरह का चक्कर नहीं है, इसमें अनारों का चक्कर नहीं है। आपको जब भी दुनिया में करेंगे तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए होगा, और उसमें हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हुकूमत को इसमें थोड़ा सा हिम्मत दिखानी चाहिए। कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलावल महबूब साहब, थैंक यू सो मच सर। मुर्तजा असलंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनरल एजाज अवान साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।